everyone, you all are welcome in our session of गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा अभी तक जो हम हिस्ट्री पढ़ते आए हैं उसमें जो सबसे पहले मैं बात करूं तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सोर्सेस टू नो दी इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के क्या स्रोत हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी, वैदिक एरा पढ़ा, फिर उसके बाद जो पहला राजवंश शुरू होता है वो कहा जाता है कि मौर्यन अंपायर से ही स्टार्ट होता है, सिकंदर के आक्रमण के बाद। तो इन्वेजन वाले पार्ट से फिर उसके बाद हम मौर्यन अंपायर पे आए। फिर मौर्यन अंपायर के बाद बीच में थोड़े समय का किसी बड़े वंश का गैप देखने को मिलता है। तो उसी गैप के अंतर्गत आपके कई सारे कहा जाए वंश आते हैं, जिसमें एक संगम एरा भी है। तो संगम एरा वाले पार्ट में मैंने आपको संगम वंश के बारे में पढ़ाया था। फिर उसके बाद जो एरा आता है आपका वो कहलाता है, यानी मौर्यन अंपायर चल रहा था और साथ ही साथ दक्षिण में ही आपका उसी टाइम जब मौर्यन अंपायर का एक तरीके से पतन चल रहा था तो संगम वंश चल रहा था। और इसके बाद अगर हम देखें तो मौर्योत्तर काल में आपके कई सारे जो मौर्योत्तर काल में जो राजवंश चल रहे थे वो दो तरीके के थे। एक तो देशी जो उत्तराधिकारी बने थे, यानी जो भारत के ही थे और मौर्यन अंपायर के डिक्लाइन के बाद वो रूल कर रहे थे, और कुछ विदेशी आक्रमण भी इसके बाद हुए थे। तो इसके आधार पर दो तरीकों से अगर देखा जाए तो भारत में मौर्यंस के बाद इन दो तरीकों से राज किया गया। कुछ देशी राजा थे या देशी शासक थे और कुछ विदेशी थे। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया आपसे पोस्ट मौर्यन एरा में या फिर कहें पोस्ट मौर्यन पीरियड में। तो जो मौर्यन एरा था इसमें अगर मैं बात करूं तो जो देशी रियासतें थी उसमें जो तीन एक तरीके से जो शासक हुए या जो तीन वंश हुए वो थे आपके सबसे पहला शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद आपके सातवाहन वंश या कहें सातवाहन डायनेस्टी, जो कि आंध्र प्रदेश के पास में थी आपकी, यानी कि दक्षिण भारत में थे, ये फ्लरिश कर रहे थे। एक के बाद एक दक्षिण भारत में ही इस तरीके की कई सारी डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कशन किया है कहां पर, पोस्ट मौर्यन एरा में। फिर जो विदेशी आक्रमणों में अगर मैं बात करूं तो विदेशी आक्रमणों में भी आपके मध्य एशिया से आए हुए, अफगानिस्तान से हिंद यवन, फिर उसके बाद शक जो कि वो भी मध्य एशिया से आए हुए थे, फिर उसके बाद पार्थियन जिन्हें हम ईरानियन कहते हैं, उनका कहा जाए कि भारत में एक तरीके से डायनेस्टी चलती है उत्तर भारत में, ये दो तरीके से आते हैं। फिर उसके बाद कुषाण वंश रहता है। कुषाण वंश का जब कहा जाए पतन होता है या डिक्लाइन होता है, इसी के दौरान एक गुप्ता पीरियड का काल शुरू होता है, यानी कि गुप्त काल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब गुप्ता पीरियड का एस्टैब्लिशमेंट होता है तो मौर्यंस के बाद अगर देखा जाए तो जिसका साम्राज्य ज्यादा दूर तक, अगर हम केवल उत्तर भारत की बात कर ले तो पश्चिम से लेकर पूरब तक वापस से अगर किसी एक साम्राज्य का या कहें कि एक शासन व्यवस्था चली भारत में तो वो गुप्ता पीरियड की चली। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि मौर्यंस के बाद जो एक बिग डायनेस्टी भारत में आती है वो आपकी गुप्ता डायनेस्टी आती है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे एक सिक्का दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे सिक्का लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कहा जाए कि जो गुप्ता पीरियड था, गुप्ता पीरियड में सिक्कों का चलन सबसे ज्यादा था, इसीलिए मुद्राओं के लिए इसे स्वर्ण काल कहते हैं और स्वर्ण मुद्रा ही यूज ज्यादा की गई है, और मंदिरों के लिए भी इसे स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे गुप्ता पीरियड के एक तरीके से कहा जाए एक सिंबल के तौर पे आपको यहाँ पे एक कॉइन मैंने दिखा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्ता पीरियड के बारे में आपको बता दें कि गुप्ता साम्राज्य का जो उदय था, यानी जो इसका राइज होता है, वो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था, यानी कि इलाहाबाद जो हम लोग जानते हैं प्रयाग के निकट में, ऐसा माना जाता है, जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि इसका उदय जो है तीसरी शताब्दी में, यानी कि तीसरी शताब्दी का मतलब क्या है, जब 200 ईस्वी खत्म हो रही थी। दूसरी शताब्दी का क्या मतलब है? दूसरी शताब्दी का मतलब है यानी कि जब हमारा 101, 102, 103 जो साल है वो शुरू हो रहा था, उसी दौरान मानी जाती है प्रयाग के कौशाम्बी के पास में। अब जो पहला शासक जिसका वर्णन हमें कई सारे अभिलेखों या स्तंभों से मिलता है, तो वो जो हमें सबसे ज्यादा कहा जाए जो पुष्टि किसी चीज की गई है तो श्रीगुप्त की गई है। बताया गया है कि 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त ने शासन किया था गुप्ता साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिएगा श्रीगुप्त ने ही गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। गुप्तों के पूना
एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में श्रीगुप्त का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गुप्तों के ही समय में एक ताम्रपत्र था, उसी पर लिखा पाया गया है कि सबसे पहले जो अगर किसी राजा का नाम जो कि गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड हो, किसी का नाम अगर कहीं मेंशन किया गया है तो श्रीगुप्त का ही। श्रीगुप्त का जो कहा जाए टाइम ड्यूरेशन था या रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक था, 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक। ठीक है, अब वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन द इंग्लिश पार्ट आल्सो। तो देखिएगा, गुप्ता पीरियड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द गुप्ता एम्पायर इमर्ज्ड एट द एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी एट कौशाम्बी नियर प्रयाग। ठीक है, प्रयाग के ही पास में इसका उदय हुआ था। श्रीगुप्त का जो कहा जाए जो रूलिंग पीरियड था वो 240 एडी से लेकर 280 एडी तक था। ठीक है, श्रीगुप्ता फाउंडेड दी गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त ने ही गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था। श्रीगुप्ता इज मेंशन्ड इन दी पूना एंड रिद्धपुर कॉपर प्लेट, यानी जो ताम्रपत्र था उस इंस्क्रिप्शंस पे गुप्तास का ही वो ताम्रपत्र था, उस पे मेंशन किसको किया गया, श्रीगुप्त को। किस तौर पे, यानी कि एक तरीके से एस्टैब्लिशर या फिर फाउंडर के तौर पे अगर जिसको देखा गया है तो श्रीगुप्त को। अब देखिएगा, अब श्रीगुप्त के बाद इन्हीं का पुत्र था, क्या नाम था, घटोत्कच गुप्त। अब घटोत्कच गुप्त जो है वो शासक बनता है किसका, गुप्ता साम्राज्य का। कब से कब तक इसका शासन रहा था, 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिएगा घटोत्कच गुप्त जो है वो गुप्त वंश का दूसरा राजा और उस वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त का पुत्र था। ठीक है, यानी कि अगर सेकंड नंबर पे कोई रूलर देखा जाता है तो वो कौन था, श्रीगुप्त का ही पुत्र घटोत्कच गुप्त। ठीक है, गुप्तों के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को, यानी जिसका शासन 280 से 319 तक रहा, को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। वैसे तो जो ताम्रपत्र था यहाँ पे अगर देखा जाए तो माना जाता है कि इस वंश की जो शुरुआत है वो श्रीगुप्त से होती है, लेकिन राजा के तौर पे या नरेश के तौर पे जिसको बताया गया है वो घटोत्कच गुप्त को ही बताया गया है। ठीक है, इसका राज्य संभव था, बिल्कुल एकदम कहा जाए कि एकदम रियल या एक्यूरेट डेटा है ऐसा नहीं कह सकते, कई सारे मतभेद भी हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था, यानी जो मगध वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको जब राइज ऑफ मगध एम्पायर पढ़ाया था तो बताया था ये यूपी का पूर्वी क्षेत्र और बिहार वाला क्षेत्र था। तो माना जाता है घटोत्कच के समय में जो गुप्ता पीरियड मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उतनी दूर तक तो नहीं एक्सपेंडेड था, लेकिन हाँ मगध वाले क्षेत्र में एक्सपेंडेड था। किसका, घटोत्कच गुप्त का। ठीक है, अब देखिएगा इसका राज संभवतः मगध के आसपास सीमित था। घटोत्कच ने लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि 319 के बाद कोई नेक्स्ट बना होगा। आप देखते हैं वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। घटोत्कच गुप्त वाज द सेकंड किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द सन ऑफ श्रीगुप्त, द फर्स्ट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी। जो कि श्रीगुप्त कौन थे, जो पहले रूलर थे। ठीक, इन द पूना एंड रिद्धपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस ऑफ द गुप्तास घटोत्कच हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट गुप्ता किंग, यानी जो ताम्रपत्र पाया गया था कहां से, आपके जो कहा जाए कि आपके रिद्धपुर से और पूना से, उसमें घटोत्कच गुप्त को पहला राजा बताया गया है। ठीक है, इट्स किंगडम वॉज प्रोबेबली कन्फाइंड टू अराउंड मगध, माना जाता है इसका जो साम्राज्य था वो मगध के आसपास था। घटोत्कच रूल्ड टिल अबाउट 319 एडी, यानी कि 319 एडी तक उसने शासन किया था। अब इसके बाद 319 से कौन आ जाता है, 319 से आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब इनके नाम के आगे प्रथम क्यों लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी आगे आप देखेंगे एक और राजा हुए चंद्रगुप्त नाम से ही, जो कि सबसे ज्यादा प्रतापी माने गए हैं पूरी गुप्ता डायनेस्टी में, इसीलिए जो पहले आए उनके नाम पे चंद्रगुप्त प्रथम हम लिखते हैं और जो दूसरी बार आए उनको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का शासन जो है वो घटोत्कच गुप्त के बाद ही शुरू होता है, 319 से लेकर 350 के दौरान। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर। रियल फाउंडर का मतलब क्या होता है, जिसके समय में बहुत सारी
चीजें नई इंप्लीमेंट हो गई हो, उसके नाम से व्यापार हो रहा हो, उसके नाम से कई सारे संदेश जाते हो, उसकी प्रजा उसको किंग मानती हो, तो वो रियल फाउंडर कहलाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो रियल फाउंडर कहलाते हैं। इसने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी। देखिए अंतर होता है डायनेस्टी और साम्राज्य में, अंतर होता है। डायनेस्टी का मतलब है कि आपका वंश चल रहा है, लेकिन साम्राज्य का अर्थ होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे आप रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो साम्राज्य की अगर नींव किसी ने डाली थी तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था। स्वतंत्र शासक का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो साथ साथ में हमारे सातवाहन वंश चल रहे थे और साथ ही साथ जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी कहा जाए उत्तराधिकारी के तौर पे भारत में राज कर रहे थे, उन सब के अधीन अब तक, यानी कहा जाए स्वतंत्र रूप से या भारत का सबसे बड़ा रूलर कोई नहीं बना था, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो गुप्त साम्राज्य का प्रथम ऐसा शासक था जो कि स्वतंत्र रूप से था, ठीक है, बिल्कुल फ्री, यानी किसी के अधीन शासन नहीं कर रहा था। अब देखिएगा जिसने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा धीराज की। पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी बनाया था। अच्छा देखिए किसी की राजधानी कब बन सकती है? जब उसका कोई राज्य हो, उसके नाम पर हो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं? द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। और प्रथम वो रूलर जिसने फ्री होके पूरा शासन या कहें रूलिंग की, ठीक। अब देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में है। चंद्रगुप्त प्रथम was the real founder of the Gupta dynasty. It laid the foundation of the Gupta Empire. Chandragupta first was the first independent ruler of the Gupta Empire who assumed the title of Maharaja Dhiraj and made पाटलिपुत्र his capital. यानी किसने, उसने कौन सी कहा जाए टाइटल अडॉप्ट कर रखा था? महाराजा धीराज, और पहला फ्री रूलर भी था और साथ ही साथ उसने पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल भी बनाई थी, ठीक। अब देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 20 ईस्वी के दौरान गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत का मतलब क्या होता है? यानी जहां से आप मानते हैं कि यहीं से जो है वो जो वर्ष हम काउंट करते हैं ना, जैसे अभी 2022 मान लीजिए चल रहा है, या 23 चल रहा है, या 21 चल रहा है, तो हम लोग कैसे मान रहे हैं? जीरो से काउंट करते हैं। और 2022 में हम लोग मान रहे हैं कि 2022 साल हो चुके हैं जीरो से। तो गुप्त संवत का मतलब है उनका कैलेंडर अलग है, वो मानते हैं जीरो की शुरुआत उनकी अलग से होती है, यानी कि या तो कुछ कम या फिर कुछ ज्यादा। तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। लिच्छवी आपका नेपाल के पास में एक गणराज्य था, तो वहां की जो राजकुमारी थी उसी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलवाए जिसके एक और माता लक्ष्मी का चित्र था, यानी एक तरफ तो उनके राज्य से संबंधित चीजें थी और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी का चित्र अंकित था। किस पर? गुप्ता काल में जो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलवाए गए सिक्के थे उन पर, ठीक है। उनका जो पुत्र था उसका क्या नाम था? समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये अगला जो शासक बनता है वो इन्हीं का पुत्र समुद्रगुप्त ही बनता है। आप देखेंगे वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में। यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 319 to 20 AD, यानी कि 1920 के दौरान गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्ता प्रथम यानी कि फर्स्ट मैरिड अ लिच्छवी प्रिंसेस, लिच्छवी प्रांत की जो राजकुमारी थी उनसे विवाह किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, उसने सोने के सिक्के चलाए, विच हैड अ पिक्चर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, जिसपे माता लक्ष्मी की कहा जाए इमेज थी, छवि थी ऑन वन साइड, एक तरफ। आफ्टर दैट हिज सन समुद्रगुप्ता बिकेम दी रूलर, यानी इनके बाद कौन शासक बनता है? समुद्रगुप्त। अब देखिएगा अब समुद्रगुप्त का शासन कब से कब तक रहा? 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक, यानी टोटल 25 इयर्स तक इसने रूल किया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम काच था। क्या था? काच। बाद में ये समुद्रगुप्त कहलाए थे, ठीक है। क्यों कहलाए थे अभी बताते हैं।
विजयों के उपरांत इसने समुद्रगुप्त नामक उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितने भी गुप्ता रूलर थे वो सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित थे, यानी कि उत्तर भारत में ही इनकी विजय थी या जो भी जीत इन्होंने हासिल की थी। लेकिन समुद्रगुप्त पहला शासक था गुप्ता डायनेस्टी का जिसने दक्षिण में भी, और दक्षिण में आपको पता है ये पेनिनसुलर इंडिया है, यानी ये जितने समुद्री राज्य थे इनमें भी जीत हासिल की थी, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? समुद्रगुप्त बाद में। ठीक है, ये विष्णु भगवान के उपासक थे। ऐसा क्यों माना जाता है कि ये लोग विष्णु भगवान के उपासक थे? क्यों? क्योंकि इनके सिक्कों पर भी विष्णु भगवान की छवि देखने को मिलती थी। ठीक है, और लक्ष्मी जी का भी चित्र आपने देखा होगा, और इनका जो सिंबल था वो गरुड़ था। गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु जी का। तो इसीलिए माना जाता है कि ये लोग वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे, वैष्णव रिलीजन के। ठीक है, अब देखिएगा समुद्रगुप्त का, और एक कारण और भी आपको बता दें, ये लोग क्यों कहा जाता है कि विष्णु भगवान के फॉलोअर थे या अनुयायी थे या वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आपका यूपी में जो ललितपुर है, देवगढ़ वाला क्षेत्र है, वहां पे आपका दशावतार मंदिर स्थित है, 10 अवतारों का मंदिर। अब ये 10 अवतार किसके थे? भगवान विष्णु के ही थे, तो गुप्ता काल में ही उसे बनवाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंबॉलिक हैं, जो बताती हैं कि ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। कौन? गुप्ता रूलर्स। ठीक है, अब देखिएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। हरिशेन ने काफी कुछ हमें गुप्ता पीरियड के बारे में अपनी रचनाओं के माध्यम से बताया है, जिससे हमें उनके समय के कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सिक्के किस तरीके के थे, किस तरीके का न्यायिक प्रक्रिया थी, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। इलाहाबाद में जो अकबर ने गुजरात विजय के बाद प्रशस्ति पत्र के तौर पे जो स्तंभ लगवा दिया था, कहां पे? आपके प्रयागराज में। उस स्तंभ पे समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जो वर्णन है वो किसने किया है? हरिशेन ने। हरिशेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, यानी कि कोर्ट पोएट, उनके राज्य में बैठने वाले कवि थे। ठीक, अब देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। समुद्रगुप्ता's रियल नेम वाज काच। आफ्टर द विक्ट्रीज ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त, और विजयों के बाद इनका नाम समुद्रगुप्त पड़ता है। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी वो विष्णु भगवान के उपासक थे। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त वॉज हरिशेन। हरिशेन इनके दरबारी कवि थे। हु डिस्क्राइब द विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्त इन प्रयाग प्रशस्ति आर्टिकल ऑफ इलाहाबाद, यानी कि जो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर अगर किसी ने इनके बारे में वर्णन किया है तो वर्णन किया है हरिशेन ने। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि दक्षिण पे विजय जो है वो समुद्रगुप्त ने कई तरीके से दक्षिण पे विजय हासिल की थी। अब देखिएगा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? जैसे कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जहां जहां तक वो घोड़ा जाता था, अगर उनके घोड़े को कोई बांध लेता था तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता था, और अगर आपने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि आपने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली है, और वो राज्य किसका हो जाता था? जिसका वो घोड़ा होता था। ठीक है, तो इनके समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ। इस अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी, इसीलिए किसने? समुद्रगुप्त ने, और 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करवाई थी। गुप्ता काल में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। अभी मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त के सिक्कों पर व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र मतलब बाघ, तो बाघ के भी युद्ध करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। गरुड़ का चित्र दिखाया गया है क्योंकि गरुड़ जो है वो वाहन है किसका? विष्णु जी का। ठीक है, अप्रतिरथ, पराक्रमांक आदि विरुद्ध उपाधि मिलते हैं। ठीक है, और कई सारे टाइटल जो है इनके सिक्कों पर दिखते हैं। ठीक, वीए स्मिथ की एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है। किसने कहा है? वीए स्मिथ ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारतीय नेपोलियन है, यानी कि ये काफी महत्वाकांक्षी थे, जिस चीज को चाहते थे उस चीज को जीत लेते थे। ठीक है, इसने धरणिबंध यानी पृथ्वी को बांधना अपना वास्तविक लक्ष्य बनाया था। धरणी बंद यानी कि जहां जहां तक ये चाहे वहां वहां तक की भूमि अपने अधिकार में कर सकते हैं। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या बोला है? किसने? वीए स्मिथ ने, भारत का नेपोलियन। ठीक है, अब देखिएगा समुद्रगुप्त
performed the Ashwamedh Yagya, assumed the title of Ashwamedh Karta and got 6 types of gold coins issued. यानी कि इनके समय में 6 तरीके के सिक्के चलाए गए थे. गरुड़ coins were the most popular in the Gupta period. और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलन में था वो कौन सा था? गरुड़ वाला कॉइन. ठीक है. एंड ऑन द कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त द टाइटल्स ऑफ व्याघ्र पराक्रम, और उसके बाद अगर हम बात करें तो अप्रीति प्रथा और आपकी ये पराक्रमांक और कई तरीके के और भी सिक्के हमें देखने को मिलते हैं. इसीलिए सिक्कों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है. किसको? गुप्ता एरा को. अब देखिएगा, वी.ए. स्मिथ कॉल्ड समुद्रगुप्त द इंडियन नेपोलियन. इट मेड धरणीबंध. इन्होंने क्या किया था? धरणीबंध को अपनाया था. धरणीबंध का मतलब क्या है? यानी कि पृथ्वी को बांधना. ठीक है. अब देखिएगा, समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी. ठीक है. इसे कविराज भी कहा जाता है. कविराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके समय में काफी सारे कवि भी रहे और इनको खुद भी शौक था. ठीक है. अब देखिएगा, समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था. ऐसा माना जाता है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? कौन सा उन्होंने एक धर्म फॉलो किया था? जैन धर्म. इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में क्या किया था? संलेखना. उसी तरह अगर मैं बात करूं गुप्ता पीरियड की, तो ऐसा माना जाता है ये लोग बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे. ठीक. अब देखिएगा, समुद्रगुप्त वैसे तो ये वैष्णव धर्म के थे, लेकिन समुद्रगुप्त ने जो है वो किसको संरक्षण दिया था? बौद्ध भिक्षु को. कौन से? वसुबंधु को. समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में दिग्विजयी तथा दक्षिण भारत में धर्म विजयी का कार्य किया. आर्यावर्त और दक्षिणावर्त. आर्यावर्त क्या था? हमारा नॉर्थ इंडिया. दक्षिणावर्त क्या था? हमारा जो साउथ इंडिया था. तो इसमें दिग्विजयी थे. दिग्विजयी का मतलब क्या होता है? जो सब दिशाओं को जीत ले. दिग का मतलब क्या होता है? दिक यानी दिशाएं. ठीक है. और दक्षिण भारत में ये धर्म विजयी का कार्य इन्होंने किया था. और दक्षिण भारत में इन्हें क्या कहा जाता है? धर्म विजयी. ठीक. अब देखिएगा, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था. अब इन्हें समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी क्यों कहा गया? क्योंकि समुद्रगुप्त के समय में कई सारे सिक्के ऐसे पाए गए हैं जिनपे इन्हें वीणा बजाते हुए देखा गया. यानी कि वीणा बजाते हुए कई सारी जो कहा जाए सिक्के प्रचलन में थे. किसके समय में? समुद्रगुप्त. तो इसी के आधार पे कहा जाता है कि ये संगीत का भी प्रेमी था. ठीक है. ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. अब वही सेम चीज इंग्लिश में देखिएगा. समुद्रगुप्त अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमांक. He was also called Kaviraj. Samudragupta patronized the great Buddhist monk वसुबंधु. यानी कि इन्होंने क्या किया था? इनको शरण दी थी. किसको? बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को. समुद्रगुप्त डिड द वर्क ऑफ दिग्विजयी इन आर्यावर्त एंड धर्म विजयी इन दी साउथ इंडिया. ठीक है. तो यहाँ पे धर्म के विजयी के तौर पे माने जाते हैं कौन? समुद्रगुप्त दक्षिण में. ठीक है. समुद्रगुप्त वॉज अ म्यूजिक लवर. यानी कि वो संगीत प्रेमी था. सच एन एस्टिमेट हैज बीन मेड फ्रॉम हिज कॉइन्स शोइंग हिम प्लेइंग द वीणा. और ऐसा अनुमान कैसे लगाया जाता है? जब उसको वीणा बजाते हुए कई सिक्कों पर देखा गया है. ठीक है. अब देखिएगा, श्रीलंका में उस समय जो राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने समुद्रगुप्त से क्या कहा था कि गया में एक बुद्ध मंदिर बनवा दीजिए. क्योंकि श्रीलंका तक प्रचार प्रसार किसने करवाया था? अशोक ने. आपको याद होगा जब मैंने आपको कौन सा अंपायर पढ़ाया था? मौर्यन अंपायर पार्ट 2. तो उसमें बताया था कि अशोक के 2 पुत्र और पुत्री थे. तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था. तो वहां पे बौद्ध धर्म काफी अच्छे से कहा जाए प्रिवेल करता था श्रीलंका में. तो और बौद्ध भिक्षुओं को क्योंकि समुद्रगुप्त संरक्षण दे रहे थे, यानी उनका फेवर कर रहे थे, तो जो श्रीलंका के नरेश थे मेघवर्मन, उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि जहां पे गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी एनलाइटमेंट, वहां पे मैं एक मंदिर बनवाऊं. तो समुद्रगुप्त की अनुमति से वहां पर एक मंदिर श्रीलंका के नरेश ने बनवाया था. क्या नाम था उनका? मेघवर्मन. ठीक है. अब देखिएगा, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद
रामगुप्त ने क्या किया था, जो रामगुप्त के साथ क्या हुआ कि जो शक राजा थे, मैंने अभी आपको मौर्योत्तर काल में बताया था, विदेशी जो राज्य थे गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, इनसे ये पराजित हो जाते हैं और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को जो क्या किया था, देना स्वीकार किया था शक शासक को। जो शक का जो शासक था उसको अपनी पत्नी को दे दिया था, ठीक है, जिससे कि इनकी प्रजा की रक्षा हो सके। अब देखिएगा एक तरीके की डील की थी। अब देखिएगा जो श्रीलंका के किंग थे मेघवर्मन had sought permission from समुद्रगुप्त to build a बुद्धा टेम्पल at गया। अब इन्होंने गौतम बुद्ध के का जो अब इन्होंने क्या किया था, अभी मैंने आपको बताया था, जो गया में जहां पे इन्हें एनलाइटमेंट मिली थी गौतम बुद्ध को, वहां पे एक मंदिर बनवाने की बात कही थी और बनवाया भी। किससे रिक्वेस्ट की थी, समुद्रगुप्त से। आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद, रामगुप्त डिफीटेड बाय शक किंग एक्सेप्टेड टू गिव हिज वाइफ ध्रुव देवी टू द शक रूलर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ हिज स्टेट, यानी अपने राज्य के प्रजा को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी को शक साम्राज्य का जो शासक था उसको दे दिया था। अब देखिएगा, अब आते हैं सबसे प्रतापी राजा गुप्त साम्राज्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था, यानी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि जहां पे समृद्धि थी तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में थी। चंद्रगुप्त को देवगुप्त तथा देवराज के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक विस्तृत था। तो अभी आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक मैप दिखाया था, तो यहाँ पे देखिएगा हिमालय की तलहटी से लेकर नर्मदा नदी तक और गुजरात से लेकर आके बंगाल तक, ये सारा का सारा एक छत्र राज्य चल रहा था। किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी यहाँ पे जो रूलिंग पावर थी वो किसके हाथ में थी, गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में, ठीक है। अब देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है, द गुप्ता एम्पायर वॉज एट इट्स जेनिथ, यानी कि अपने चरमोत्कर्ष पे था ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। चंद्रगुप्त वॉज ऑल्सो नोन एज देवगुप्त एंड देवराज, चंद्रगुप्त को ही देवगुप्त और देवराज के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकेंड्स एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट, यानी कि अगर पश्चिम में गुजरात से लेकर देखें बंगाल तक, यानी जो पूर्व में बंगाल है वहां तक पूरा का पूरा राज्य इनके शासन काल में कहा जाए गुप्ता डायनेस्टी के ही, गुप्ता अंपायर के ही अंतर्गत आता था, ठीक है। एंड फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू दी नर्मदा रिवर इन दी साउथ, और अगर हम वर्टिकली देखें तो नॉर्थ में हिमालय की तलहटी से लेकर नर्मदा नदी तक, यानी सतपुड़ा की रेंज तक, ये सारा का सारा राज्य जो था वो किसके अधीन था, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन। अब देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। पहले कौन सी बनी थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने बनाई थी पाटलिपुत्र। अब इन्होंने दो राजधानी बनाई, तब ये लोग केवल तब मगध राज्य तक ही सीमित थे, इस वजह से ऐसा था। लेकिन जब नर्मदा नदी तक इनका विस्तार हो गया तब इन्होंने उज्जैन, जो कि आपके इस समय अगर वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे, तो वहां पर अपनी राजधानी दूसरी बनाई थी, ठीक है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। अब देखिए जहां रामगुप्त को अपनी पत्नी देनी पड़ी शक साम्राज्य के अधीन, यहाँ पर क्या हुआ, शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इसी की खुशी में उस विजय को दिखाने के लिए इन्होंने सिल्वर कॉइन चलाए, यानी कि चांदी के सिक्के, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। इनके दरबार में थे कौन, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास जी जो है वो किसके दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है यहाँ पे, चंद्रगुप्त सेकेंड मेड उज्जैन द सेकेंड कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्त सेकेंड issued silver coins
टू कॉमरेड द विक्ट्री ओवर द शख्स, यानी कि उन्होंने सिल्वर कॉइन चलाया था क्या दिखाने के लिए, अपनी विजय का कहा जाए एक हर्षोल्लास के तौर पे अपनी विजय को दिखाने के लिए इन्होंने एक सिल्वर कॉइन स्टार्ट किया था। अब देखिएगा, कालिदास वाज द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीन ऑफ द चंद्रगुप्ता सेकेंड, यानी कि चंद्रगुप्ता द्वितीय के समय में यही इनके क्या थे, राज दरबारी कवि। कौन? कालिदास जी। अब देखिएगा आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जैसे अकबर के नवरत्न थे ना, उससे पहले ही चंद्रगुप्त के भी दरबार में नवरत्न थे, जिसमें गणितज्ञ सबसे ज्यादा थे, आपके आयुर्वेद विज्ञान से आपके ज्योतिषाचार्य, ये सारी चीजों का ज्ञान रखने वाले इनके नवरत्न थे, जैसे कि वराहमिहिर, अमर सिंह, कालिदास जी कवि थे, वेताल भट्ट, गटकरपर, छपनक, वारुचि, शंकु, धन्वंतरी, और यहाँ पे आर्यभट्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दें आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, जिन्होंने पाई के बारे में बताया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये भी इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये भी इनके दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंग देश के बाहलीक यानी बल्ख पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि बंग देश में जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र था, वहां पे जो बाहलीक थे जिन्हें हम बल्ख कहते थे, उनको भी इन्होंने हराया, और इसके बारे में महरौली स्तंभ में लिखा हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त के व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं, यानी कि चंद्रगुप्त के समय में जो है वो सिक्के कैसे मिले हैं, जिन पर बाघों का दृश्य है, या कहें कि बाघों का चित्र है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे चीनी यात्री, मैंने आपको जब सोर्सेस पढ़ाए थे इंडियन हिस्ट्री को जानने के, तो उसमें एक मेजर सोर्स था क्या, कॉइन्स भी थे। ठीक है, तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था। तो और कॉइन्स के साथ ही एक और चीज भी मैंने आपको बताई थी, क्या, फॉरेन ट्रैवलर्स यानी विदेशी यात्रियों द्वारा किए गए वर्णन। तो फाहियान का भी काफी अहम रोल है, क्योंकि फाहियान ने गुप्ता साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ अपने विदेशी वर्णन में लिखा है। तो फाहियान किसके समय में आया था, 399 ईस्वी से लेकर 411 ईस्वी तक रहा था, किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में। तो ये कुछ प्रसिद्ध जो विदेशी यात्री रहे हैं उसमें शामिल है। आप देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में, द नवरत्नास लिविंग इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय वर, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भी नवरत्न थे। कौन कौन से, वराहमिहिर, अमर सिंह, आपके कालिदास, वेताल भट्ट जिन्हें हम लोग आर्यभट्ट भी कहते हैं, आपके घटपरकर, फिर आपके यहाँ पे छपनक, फिर वारुचि, शंकु और धन्वंतरी। धन्वंतरी बेसिकली किसके लिए पॉपुलर है, आयुर्वेद की ज्ञान के लिए। आर्यभट्ट किसके लिए फेमस है, आर्यभट्ट के पास दो तरीके का कहा जाए डिपार्टमेंट था, एक तो गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन के तौर पे, और दूसरा एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र। तो आर्यभट्ट जी ने ही, इनकी एक पुस्तक आई थी सूर्य सिद्धांतिका, उसमें ही इन्होंने पहले ही बता दिया था कि सूर्य जो है वो चक्कर नहीं लगाता, सूर्य डजंट मूव। ठीक है, मूव कौन करता है, मूव करती है पृथ्वी, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। और साथ ही साथ इन्होंने जो पाई की जो वैल्यू होती है ना 22/7, ये भी निकाल के डेरिवेट करके किसने दिखाया था, आर्यभट्ट ने, जीरो की भी खोज की थी। ठीक, अब देखिएगा एक जीरो कितना कितना कमाल का होता है, कितना सरप्राइजिंग है। अभी 1 आप केवल लिख दीजिए, 1 के पहले जीरो लगा दीजिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 के बाद जीरो लगा दीजिए तो जितने जीरो बढ़ते जाते हैं उतनी वैल्यू इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ठीक है, आप देखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड कॉन्कर्ड दी बल्ख कहाँ के थे, आपके बंग देश के। ठीक है, तो इनको भी हराते हैं, और जो इनका जो चंद्रगुप्त के समय में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके समय में व्याघ्र वाले यानी कि जो टाइगर वाले सिक्के भी कई सारे हमें देखने को मिलते हैं। चाइनीज ट्रैवलर जो थे काफी पॉपुलर है, फाहियान, अभी अभी मैंने आपको बताया था, इनका भी आगमन या कहीं इनका भी जो अराइवल था वो किसके समय पे था, फाहियान के ही, किसके समय में था, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में। आप देखिएगा कुमारगुप्त प्रथम जो थे, इनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनकी एक उपाधि थी। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर का आकृति अंकित की गई थी, मयूर यानी कि मोर। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है
कि वो कौन सा गुप्ता रूलर था या फिर कहें कि वो कौन सा गुप्ता वंश का शासक था जिसने गरुड़ की बजाय अपने सिक्कों पर किसको अंकित करवाया था? मोर को, ठीक है, मयूर को। ठीक, तो आंसर क्या होता है? कुमार गुप्त प्रथम। अब कुमार गुप्त के भी आगे मैंने प्रथम क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि आगे चलकर एक और कुमार गुप्त होते हैं। ठीक, अब देखिएगा इनके शासनकाल में ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जो कुमार गुप्त से रिलेटेड पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत पहले भी विश्व गुरु रह चुका है, यानी पूरे दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। उसका कारण था तक्षशिला यूनिवर्सिटी और आपकी पटना में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी। तक्षशिला अभी कहाँ पे है? आपके गांधार वाले क्षेत्र में थी, यानी कि पाकिस्तान में थी, रावलपिंडी। तो अभी तो हमारे देश में नहीं है, लेकिन पहले तो थी ना, वो मौर्य एरा से भी पहले की बनी हुई है। चाणक्य उसी में प्रोफेसर थे। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार के पटना में, इसका जो कहा जाए निर्माण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय है उसमें इतनी पुस्तकें जो कि भारतीय संस्कृति को बताती हैं, भारत में कई सारे ऐसे जो नए प्रयोग पूरी दुनिया भर में कर रखे थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में थे। लेकिन बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी इस पुस्तकालय को नष्ट करने के उद्देश्य से। ठीक है, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑन द इंग्लिश पार्ट ऑल्सो। सो कुमार गुप्त प्रथम या फिर कुमार गुप्त फर्स्ट इज ऑल्सो नोन एज महेंद्रदित्य। In the postures of the Kumargupta, the figure of a peacock was inscribed in place of गरुड़। यानी कि जितनी भी चीजें थी कुमारगुप्त के समय में उसमें गरुड़ के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? पिकॉक का, यानी कि मयूर का। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज रीन, यानी इन्हीं के शासन काल में कौन सी यूनिवर्सिटी बनती है? नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिएगा स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त के बाद कौन आते हैं? स्कंदगुप्त। और यही सबसे कहा जाए अंतिम प्रतापी शासक थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक था? 455 एडी टू 467 एडी। ठीक है, तो ये गुप्त शासक माने जाते हैं, अंतिम प्रतापी शासक थे स्कंदगुप्त। इनके समय में खुशनेवास के नेतृत्व में सर्वप्रथम हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूण कौन थे? हूण भी आपकी एक बर्बस ट्राइब थी, यानी कि एक कहा जाए कि एक असभ्य जनजाति थी मध्य एशिया की। तो हूणों का वैसे पहले से भी आक्रमण कहा जाए कि आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा कि हूणों का आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। लेकिन ये जो हूणों का आक्रमण था ये काफी बर्बस तरीके से होता था। लेकिन जो इनके समय में पहली बार जो है वो भारत पर आक्रमण किया गया था हूणों द्वारा। ठीक है, हूणों को परास्त कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सा वो रूलर है गुप्ता पीरियड का जिसने हूणों के आक्रमण को काउंटर किया था, यानी कि उनको पराजित किया था। तो आंसर होता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत कहाँ है? आपके गुजरात में। तो गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार भी किया था, यानी जीर्णोद्धार भी। मौर्यन काल से ही आपकी चली आ रही थी सुदर्शन झील, तो काफी जीर्ण हो चुकी थी, तो उसका उद्धार किसने कराया था? आपके स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अब देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। ही वॉज द लास्ट मैजेस्टिक रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी सबसे अंतिम जो प्रतापी शासक था वो यही था। ड्यूरिंग हिज पीरियड द हुन्स इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ खुशनेवास। ठीक है, तो खुशनेवास के नेतृत्व में हूणों का जो आक्रमण था पहली बार इन्हीं के टाइम पे होता है। आफ्टर डिफीटिंग द हुनास स्कंदगुप्त assumed the title of विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त renovated the सुदर्शन लेक situated on the गिरनार माउंटेन्स। तो गिरनार जो पर्वत था वहीं पर जो सुदर्शन झील स्थित थी उसका भी जीर्णोद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। मैंने क्या कहा था? ये अंतिम जो है प्रतापी शासक थे। इनके बाद और भी लोग हुए, जैसे कि पुरुगुप्त 467 ईस्वी से लेकर 476 ईस्वी तक, कुमारगुप्त द्वितीय हुए, कुमारगुप्त प्रथम जिनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय बना। इसके बाद 476 से लेकर 77 के दौरान ये रहते हैं। फिर बुद्धगुप्त रहते हैं 477 से 495 तक, और फिर भानुगुप्त 510 ईस्वी तक। यही आखिरी माने जाते हैं भानुगुप्त गुप्ता टाइम के। वही सेम चीज आपकी
इंग्लिश में लिखी है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके गुप्ता साम्राज्य से, इनके बारे में देखिएगा। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, यानी सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र क्या हुआ करता था? मध्य प्रदेश का उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, यानी सबसे ज्यादा अगर सोने के सिक्के किसी के समय में चलाए गए थे तो गुप्ता रूलर्स के टाइम पे, ठीक है। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दीनार। सती होने का जो प्रथम अभिलेख है उसका साक्ष्य अगर हमें कहीं पे दिखता है तो वो 510 ईस्वी में जो भानुगुप्त, जो आखिरी गुप्ता रूलर है, इनके एरण के अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। यानी कि एरण इंस्क्रिप्शन में पहली बार किसी सती प्रथा की बात कही गई है। सती प्रथा क्या थी? जहां पे किसी महिला के पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के साथ ही उस महिला को भी अपना प्राण त्याग देना होता था, अपने प्राणों को त्याग देना होता था। यही क्या कहलाती थी? सती प्रथा, ठीक है। तो ये पहली बार भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है वहीं से ये बातें हमें पता चलती हैं। अब देखिएगा वही सेम चीज आपकी इंग्लिश में लिखी है। उज्जैन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। द गुप्ता किंग्स इशूड मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स। Their gold coins have been called dinars at the in the inscriptions, ठीक है। तो इन्हें दीनार कहा गया था, इनके सिक्कों को। और सबसे ज्यादा जो सिक्के कहा जाए जो इशू किए गए थे, मैक्सिमम गोल्ड कॉइन्स, वो ड्यूरिंग द गुप्ता किंग्स रीन में किए गए थे। द फर्स्ट आर्काइवल एविडेंस ऑफ सती बीइंग इन 510 AD। पहला कहां पे मिलता है? 510 AD में। किसके अभिलेख में? एरण के अभिलेख में, जो किसके समय का था? भानुगुप्त के समय का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि गुप्त काल में भूमि को अलग अलग नाम से जाना जाता था। क्षेत्र किसको कहते थे? जो कृषि करने योग्य भूमि होती थी, यानी कि कल्टिवेबल लैंड को। एंड वास्तु किसे कहते थे? वास करने योग्य भूमि को, यानी कि जो रेजिडेंशियल लैंड होती थी, रहने योग्य। चारागाह किसे कहते थे? जो पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी, यानी कि जहां पे ग्रेजिंग फील्ड के तौर पे काम किया जा सकता था। सिल्ल किसको कहते थे? जो जोतने योग्य नहीं होती थी, यानी कि एक तरीके से बैरन लैंड, उसे क्या कहते थे? सिल्य। और अपरहत किसे कहते थे? जंगली भूमि को। अपरहत का मतलब क्या होता है? जिस पर हल ना चले, उसे क्या कहते हैं? अपरहत, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ गुप्त कालीन मंदिर है, इसीलिए मैंने कहा था कि सिक्कों का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के भी चलाए गए, सबसे ज्यादा सिक्के चलाए गए इसी काल में। और मंदिरों की भी शैली जो हमें अलग अलग देखने को मिलती है, या भारत में जितने भी पॉपुलर टेम्पल्स हैं वो ज्यादातर आपके गुप्ता पीरियड में बनाए गए थे। जैसे कि विष्णु मंदिर कहां पे? आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर आपका मध्य प्रदेश का भूमरा। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में। दशावतार मंदिर झांसी देवगढ़ में। लक्ष्मी मंदिर ये सिरपुर में है। और विष्णु मंदिर उदयगिरी में है। और शिव मंदिर खोह का, ठीक है। तो ये सारे जो इतने पॉपुलर मंदिर थे ये भी किसके समय पे बनाए गए? गुप्ता पीरियड में, ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड की, यानी कि गुप्तोत्तर काल की। क्यों? क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि गुप्ता वंश के बाद जो वंश आता है वो पुष्यमित्र का आता है, जहां पे हर्षवर्धन भी आपको दिखेंगे। और उसके बाद दिखेगा एक त्रिकूट संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। यानी कि 3 जो कहा जाए जो बड़ी डायनेस्टीज थी उनके बीच का स्ट्रगल, उनके बीच का संघर्ष, ठीक है। तो जो कि माना जाता है कि जब मैंने आपको पढ़ाया, जब हम आपको इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, अरेबियंस का भारत पर अटैक, ठीक है, अरेबियन कंट्रीज का। तो इसके पहले तक की जो कहानी है वो आपकी इसी पार्ट में आती है, यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इसके लिए भी रेडी रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।